नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस और टीम अन्ना एक दूसरे से अब चुनावी मैदान में भी लड़ने लगे हैं। हिसार में भी लड़े और उत्तर प्रदेश में भी लड़ने जा रहे हैं। एक ऐसे राज्य में जहां कांग्रेस 20 साल से भी ज्यादा समय से सत्ता में नहीं है, वहां वो वापसी की जीतोड़ कोशिशें कर रही है। राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला है, मगर उनकी लेबोरेटरी में एक नया रसायन आ गया है, टीम अन्ना केमिकल। शुरुआत कल ही बांदा से हो चुकी है। यूपी का हर दल टीम अन्ना के असर को अपने हक में भुनाने की ताक में है। चुनाव अगले साल है, मगर तमाम दलों के बीच यात्राओं का घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह जन स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले हैं। सपा के अखिलेश यादव जनक्रांति यात्रा पर हैं। रामदेव भी यात्रा पर हैं। कांग्रेस भी चुप नहीं है। राहुल गांधी 1 नवंबर से पदयात्रा पर या यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब टीम अन्ना भी बांदा से अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। 5 यात्राएं हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। बीजेपी, सपा, कांग्रेस तीनों सत्तारूढ़ दल बीएसपी के खिलाफ यात्रा पर हैं। लेकिन कांग्रेस अकेली विपक्षी पार्टी है जिसके खिलाफ यूपी में 2 गैर राजनीतिक दलों की यात्राएं चल रही हैं, रामदेव और टीम अन्ना की। टीम अन्ना के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जन लोकपाल नहीं लाती है तो उसे वोट मत दीजिए। ये सीधा राजनीतिक ऐलान है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या टीम अन्ना यूपी में कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है? आज हमारा प्राइम टाइम का ये सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्या टीम अन्ना यूपी में कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है? बाकी दल इसे कैसे देख रहे हैं? आज एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को इंडियन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। अरविंद ने कहा कि उन्हें जो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो दरअसल भारत की उस जनता को मिला है जिसने एक असंभव काम कर दिखाया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई पद नहीं लेंगे। अन्ना ने भी बात की, मगर लिखकर। उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा आपके सामने। NDTV's Indian of the Year, Arvind Kejriwal. ये अवार्ड जो है ये इसका हकदार मैं नहीं हूं। इस बार इंडियन ऑफ द ईयर इस देश का आम भारतीय है, एन ऑर्डिनरी इंडियन, वो डिजर्व करता है इस साल का अवार्ड। आपने बड़ी स्मार्टनेस के साथ, which is why you're the strategist, chose a seat which the Congress was going to lose anyway. ये गलत है कहना कि अगर वो हार ही रहे होते तो वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री 15 दिन से वहाँ पे मौजूद थे कांग्रेस के लिए कैंपेन करने के लिए, तो फिर वो 15 दिन से अपना समय थोड़ी बर्बाद कर रहे थे। और आखिरी दिन कैंपेनिंग के उनके 3 मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मिनिस्टर कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे, तो उनको उम्मीद तो थी जीतने की। Before I open this to the floor, I want to ask you something I've asked you quite often. We often say good people should join politics. That's how politics will get cleaned up. You people represented hope, yet you continue to remain outside the system. Why won't you contest politics? Why won't you form a party and stand for an election? Good people should join politics, but some good people should also remain out of politics. So right. We have chosen to remain out of politics and keep putting pressure on the government. Right. Good point. Anna Hazare says that if the government fails to pass this Jan Lokpal bill in the winter session of Parliament, then he will be forced. In fact, he has stressed on the word forced to launch the agitation against the government if the government fails to pass the Jan Lokpal bill in the winter session of Parliament. This is Anna's answer. अन्ना जी, एक और सवाल हम आपकी नोटबुक पे आपका जवाब पढ़ रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि बार बार पूछा जाता है अन्ना हजारे अब राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़ ही ले। कई लोगों जिस कलर का चश्मा होता है उसी कलर का रंग दिखाई देता है। अब 74 साल की उम्र में राजनीति में आने की जरूरत नहीं। वो राजनीति में आने की जरूरत नहीं, मगर लड़ाई राजनीतिक हो चुकी है। आज लखनऊ में एनडीटीवी इंडियन ईयर अवार्ड के बाद जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट से जब वो झूलेलाल पार्क पहुंचे तो वहां जालौन के एक शख्स ने उन पर चप्पल फेंकने की कोशिश की। उस शख्स को हिरासत में तो ले लिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसे माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन रालेगंज से अन्ना हजारे ने लिखकर एक बयान दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अगर सीने पर गोली भी खानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
ये आज ये लखनऊ का वाकया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब मंच संभाला तो काफी कुछ भाषण दिया, लेकिन हमारी नजर जो है इस बात पे एक फोकस इस पे है कि क्या टी मन्ना उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। उसने एक नया राजनीतिक मैदान उत्तर प्रदेश को चुन लिया है। अब उनकी लड़ाई का मैदान एक तरह से आप देखें तो दिल्ली से शिफ्ट होकर लखनऊ पहुंच रहा है कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए। टी मन्ना कहती है कि जन लोकपाल के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का यूपी से कोई अच्छा राजनीतिक मैदान हो ही नहीं सकता। बांदा 17 अक्टूबर को हिसार में कांग्रेस हार रही थी और टी मन्ना यहां से अपना अभियान शुरू कर रही थी। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुंदेलखंड का वो इलाका जहां 12 अक्टूबर को ही राहुल गांधी गए थे। यहीं से राहुल गांधी अपने मिशन उत्तर प्रदेश के लिए तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बुंदेलखंड प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। अगर कांग्रेस को हराने से कांग्रेस पे दबाव पड़ता है और जन लोकपाल बिल आता है तो ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम केवल पार्टी और चेहरे नहीं बदल रहे। हमारा अपना ये मानना है कि केवल पार्टियों की और नेताओं को बदलने की राजनीति से सुधार नहीं हुआ। अब हम ये दबाव डालना चाहते हैं, जनता का दबाव, कि अगर रूलिंग पार्टी जो है वो काम नहीं करेगी तो उसको हराया जाए। टी मन्ना कहती है कि ये काम बिल्कुल राजनीतिक है और उनकी राजनीति है जन लोकपाल बिल को पास कराना। इसीलिए वो अगले साल यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट ना देने का अभियान चलाएंगे। मगर इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसीलिए पहले चरण में जिन 9 जिलों का चयन किया गया वो पूरी तरह से राजनीतिक रोडमैप पर हैं। ये जिले हैं बांदा, उन्नाव, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, मेरठ, मऊ और लखनऊ। यह पूछने पर कि टी मन्ना बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भ्रष्टाचार पर क्यों चुप है, तो जवाब मिला, जन लोकपाल आएगा तो सभी पार्टियों के लोग भ्रष्टाचार करने पर जेल जाएंगे। जन लोकपाल लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसीलिए कांग्रेस निशाने पर है। तब हमने पूछा कि अगर कांग्रेस आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी तो क्या कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे? जवाब था, तब कहेंगे कि आप किसी को भी वोट दीजिए। अन्ना जी ने जैसे बोला है कि अभी विंटर सेशन तक इंतजार करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है कि वो एक सख्त लोकपाल बिल लेके आएंगे। विंटर सेशन में अगर सख्त लोकपाल बिल नहीं आता है तो अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं अपील करूंगा लोगों से कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट मत दीजिए। यूपी की जमीन पर लोकपाल का मुद्दा कांग्रेस का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस जन लोकपाल बिल लाने के लिए अपनी गंभीरता बार बार दोहरा रही है, लेकिन तब हालात और बदल जाएंगे जब खुद अन्ना हजारे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। रवीश कुमार के साथ हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और अब हम शुरू करते हैं प्राइम टाइम आज की बहस। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं स्टूडियो से। आप समाजशास्त्री हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, लेकिन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपका गहरा अध्ययन रहा है। आपने कई किताबें और लेख भी लिखे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमारे साथ हैं। रीता बहुगुणा जोशी हैं, वो भी आप लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा। और शाजिया इल्मी टी मन्ना की महत्वपूर्ण बेहद खास सदस्य हैं हमारे साथ। रीता बहुगुणा जोशी जी, पहला सवाल आप ही से। अभी अभी लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने झूलेलाल पार्क में अपनी रैली खत्म की है और उन्होंने साफ साफ कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी पार्टी जन लोकपाल बिल नहीं लाती है, पास नहीं कराती है, तो जनता आपको वोट नहीं देगी। क्या आप मानती हैं कि टी मन्ना अब आपके लिए उत्तर प्रदेश में एक फैक्टर है? अब आज से 5 सप्ताह के बाद शीतकालीन सत्र हमारे लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लिखित रूप से, हमारे कानून मंत्री ने एक नहीं हर फोरम पे कहा है कि हम एक सशक्त लोकपाल विधेयक शीतकालीन सत्र में ला रहे हैं। और इसी उनके पत्र के बाद ही अन्ना जी ने उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर अपने दौरे को स्थगित किया है। तो संदेह क्यों, और क्यों संदेह मानकर केजरीवाल जी और उनकी टीम के लोग भ्रमण कर रहे हैं?
और करें। ये स्वतंत्र देश है, हर एक को अपनी बात कहनी चाहिए, दबाव की राजनीति लानी चाहिए। पर अगर यूपी में आकर वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से जब चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार की और उसके दायरे में वोट अलग बात है, वो बीजेपी का, सपा का, बसपा का नाम नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं लगता है आज उन्होंने आज की रैली में, रीता जी, आज की रैली में उन्होंने कहा कि वो सपा बसपा के भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। लोगों ने बीजेपी, बसपा और सपा तीनों को आजमाया है, तीनों का भ्रष्टाचार सबके सामने है, लेकिन वो पार्टियां और नेता बदलने की बात नहीं कर रहे, वो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जन लोकपाल बिल आप ला सकती हैं, आपकी पार्टी केंद्र में ला सकती है, इसलिए निशाना आप पर है। जब जन लोकपाल आएगा तो बसपा के भी लोग जेल जाएंगे और आपके लोग भी जेल जाएंगे भ्रष्टाचार करने पर। नहीं, संदेह क्यों है? जब हम आरटीआई ला सकते हैं, आरटीआई का पास करा सकते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोकपाल विधेयक ला रहे हैं, तो 5 सप्ताह में निकल क्या रहा है? पर अब बातें आगे बढ़ चुकी हैं प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। बातें अब आगे बढ़ चुकी हैं, जो आप कह रही हैं उससे आगे की लाइन टीम अन्ना ने ले ली है। क्या आप मानती हैं कि यूपी में अब उनके साथ आपकी राजनीतिक लड़ाई होगी? रामदेव भी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लोकपाल विधेयक आएगा। अन्ना जी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अन्ना टीम, आपने कहा, जब अन्ना जी कह रहे हैं कि मैं भ्रमण रोक रहा हूं, तो अन्ना टीम पर कल मैं एक जानकारी दे दूं आपको, कल उन्होंने ब्लॉग लिखा है कि वो अगर आप नहीं लाएंगे, विधेयक आएगा, मजबूत लोकपाल विधेयक आएगा। हमने सूचना का अधिकार इस देश को दिया, कानून सोनिया जी के पहल पर, प्रधानमंत्री के पहल पर लोकसभा में पारित हुआ। मुख्तार जी, जन लोकपाल विधेयक भी होगा, आप विश्वस्त रहिए। मुख्तार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस, अभी रीता जी ने जितना भी जवाब दिया उसमें लग नहीं रहा है कि टीम अन्ना उनके लिए कोई फैक्टर है, उन्हें इस बात पर भरोसा है कि बिल आ जाएगा और वो फैक्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्तार जी, हम ये जाना, क्या आप मानते हैं, आप उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से घूम रहे हैं चुनाव को मजबूत करने के लिए, क्या आप मानते हैं कि टीम अन्ना का कोई असर है वहां की राजनीति पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो यूपीए की गठबंधन की घटक दल है, उसकी मूर्ति माफिया और मुलजिमों की सरकार चल रही है और टीम अन्ना ने वहां पर आंदोलन का शंखनाद किया है। निश्चित तौर से वो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जहां तक सवाल है इसका फैक्टर तो एक है, वो है भ्रष्टाचार, वो है अपराध। हमने इसीलिए कहा मूर्ति माफिया और मुलजिमों की सरकार, और मूर्ति माफिया और मुलजिमों की सरकार के सिंहासन के सामने शंखनाद करना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का निश्चित तौर से एक कड़ी चुनौती है और मैं नतमस्तक होकर के इस पूरी की पूरी टीम को सलाम करता हूं। जहां तक सवाल है इनको साथ लेंगे, आप जब सलाम कर रहे हैं तो आप भी अगर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो ये भी लड़ रहे हैं, तो आप इनको साथ ले लीजिए। नहीं साहब, हम तो 7 सालों से और उत्तर प्रदेश में 5 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं की जेल हुई और जेल ही नहीं हुई, हत्याएं हुई हैं और लगातार एक के बाद एक लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार। अब आज मायावती जी अगर नोएडा में ये कहती हैं कि हमने कांग्रेस को इसलिए समर्थन दिया कि सोनिया गांधी जी ने हमें आश्वस्त किया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले को हम जो है वारा निवारा कर देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो कैश फॉर वोट हुआ था, अब केस फॉर सपोर्ट हो गया कि केस का वारा निवारा इसलिए सपोर्ट करो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश में इन सवालों को, उन सवालों को उठाना पड़ेगा। क्या बात है, भ्रष्टाचार से दोनों लड़ रहे हैं, एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल एक स्पेस है। क्या बीजेपी को ये डर लग रहा है इस वक्त कि अगर अन्ना के साथ साथ चलते रहे तो किसी मोड़ पर अन्ना के लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि बीजेपी को वोट मत दीजिए? देखिए, बात साफ है एकदम कि जो पार्टियां अपने संगठन, अपनी विचारधारा और अपने प्रोग्राम से जनता को लुभा नहीं पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुद्दे की तलाश में हैं। वो रहेंगी, स्वाभाविक बात है, रहेंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वह अपने संगठन को छोड़ करके रोड शो पर निकल जाती है तो कितना थोथा लगता है। पूरी की पूरी राजनीति, पार्टियां कभी पावर हुआ करती थी, जो जन समुदाय के लिए ताकत रखती थी, छोटे जो बोल नहीं पाते थे लोग, जिनको लेकर के पार्टियां जाते थे लोग अपने, जिसे कहना चाहिए, काम करवाने के लिए, आज वो पार्टियां 2 लोगों से डर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टियों ने अपनी विचारधारा, अपने संगठन, अपने कार्यक्रम को छोड़ दिया है और अब वह
केवल एक थोते मुद्दे जो कि पूरी तरह से बताया भी नहीं जा रहा है जनता को। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन किस चीज का? केवल सरकार का और उच्च पदस्थ लोगों के सरकार का केवल करप्शन की बात कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर की करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आप जिसे कहना चाहिए किसी भी स्वयंसेवी संगठन के करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। नकवी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। विवेक जी को मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि एक बार आप उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों चौपालों पे और खेत खलिहानों पे आ जाइए, और जो राजनाथ सिंह जी की और कलराज जी की यात्रा निकल रही है, उसका आप जो अपार जन समर्थन है और लोगों की आंखों में जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मैंने एक नाम लिया कि मूर्ति माफिया और मुलजिमों की सरकार के लिए नफरत है, उसको अगर आप देखेंगे, अरे नाई कितने बाल 6 महीने आगे आ जाएंगे सब। नाई कितने बाल सब देखो अभी आगे आवत हैं, जिसे कहना चाहिए सब पता। रोड शो अट्रैक्शन होता है लोगों के, इसलिए लोग जाते हैं। रोड शो वोट में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। पर हम रोड शो पे की अहमियत, उसकी प्रासंगिकता पे बात नहीं कर रहे हैं। अन्ना फैक्टर की भूमिका पर शाजिया होता है। ऐसी क्या बात है कि रीता बहुगुणा जोशी भी आपका नाम नहीं लेना चाहती, मुख्तार अब्बास नकवी भी आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं? बात क्या है कि टीम अन्ना, क्या आपने ये तय जब कर लिया है कि आप कांग्रेस के खिलाफ उतर रही हैं, तो क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं है कि अगर कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो उसका फायदा स्वाभाविक रूप से बीजेपी को हो सकता है और उसका फायदा स्वाभाविक रूप से मायावती को भी होगा? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी रवीश, अगर मायावती जी चाहे, हम ये नहीं, ये तकनीकी होता है कि वो जमा दिया है, इसको फ्रोजन बोलते हैं। मैं कुछ कह सकती हूँ आपको? हाँ रीता जी, हाँ बोलिए। देखिए, प्रोफेसर साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की कमी हिंदुस्तान में होती जा रही है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश आए, उन्होंने बुंदेलखंड का दौरा किया, कहीं पर भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ बुंदेलखंड पैकेज का क्या हो रहा है गांव में जाके निरीक्षण किया, उन्होंने मनरेगा का क्या हाल है लोगों से बात की, उन्होंने चौपाल करी, उन्होंने गरीबों के साथ बैठ के उनको बताया कि कौन कौन से कानून और कौन कौन से योजनाएं उनके हक की हैं और उनको उन्हें एक्सेस करना चाहिए। यूपीए सरकार के पास इतना बड़ा पिटारा है जो हम लोगों ने आम आदमी के लिए काम किया है कि हमें नेगेटिव कैंपेन की जरूरत ही नहीं। मैं आपसे हम तो पॉजिटिव कैंपेन पे उतरेंगे। आप राहुल जी को क्या उत्तर प्रदेश का लीडर मान रही हैं कि वो भारतवर्ष के लीडर हैं? आप अपने मैंने आप जब अन्ना की बात हर बात में करेंगे तो मुझे भी बताना पड़ेगा। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लीडर लाते हैं? आप वहां पर क्यों तो हम है ना लीडर, हम लोग ये आप कांग्रेस, मैंने आपसे जो बात मैं ये जानना चाहता हूं नेगेटिव पॉलिटिक्स किसके लिए करती? क्या बीएसपी इस बात से खुश है कि ठीक है कांग्रेस जो उसके लिए चुनौती बन रही थी वो अब टीम अन्ना से उलझती रहे, लड़ती रहे? देखिए, अगर आप टीम अन्ना को इतना श्रेय देना चाहते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि वहां पर कांग्रेस का क्या है? 2007 में 8% वोट थे, 2009 में 12%, 18%, 10% वोट बढ़ा था विधानसभा से लोकसभा और राष्ट्रीय इलेक्शन दो अलग अलग मायने होते हैं। बिल्कुल, जब लोकल इलेक्शन होता है तो वहां के लोकल मुद्दे हैं और वहां पर भाजपा का एक बहुत बड़ा डर जो एक समाज को है, वह अपने वोट को बांटता नहीं है, फिर एक मुश्त वोट करता है। शाजिया, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाजिया, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप मानती हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में एक फैक्टर के रूप में मौजूद रहेंगे, चुनौती के रूप में मौजूद रहेंगे, जिस तरह से हिसार में थे? हमारी तो यही उम्मीद है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में अन्ना फैक्टर का जो असर हमने देखा है वो छाया रहे। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है और बहुत ही सीरियस मुद्दा है, वो जो है सेंटर स्टेज हो गया है और कहीं ना कहीं सारे के सारे राजनीतिक दल को सोच समझकर ना सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने पड़ेंगे बल्कि उस मुद्दे पर अपना रवैया और रुख साफ करना पड़ेगा। विंटर सेशन का हमें इंतजार है और विंटर सेशन के बाद भी अगर कांग्रेस लोकपाल बिल को या जिस तरह का लोकपाल बिल सख्त कानून हम चाहते हैं वो नहीं लाती है तो अन्ना हजारे भी दिसंबर को में रैली करेंगे और यूपी भी आएंगे। नहीं, जिस तरह से संसद में इस बार विशेष सत्र बुलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ थी। वो कहती रही कि हम आंदोलन का समर्थन भी करते हैं और उसकी पहल से बड़े प्रस्तावों में, मसौदे में भी बदलाव आया। तो यहां जो दिग्विजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि आपका संघ से रिश्ता रहा है, अन्ना हजारे का बीजेपी का समर्थन रहा है,
तो मुख्तार अब्बास नकवी तो आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप भी क्यों नहीं बुला लेते हैं? अगर आपको कांग्रेस पे विश्वास नहीं है तो बीजेपी पे विश्वास होना चाहिए। शाजिया, कांग्रेस की एक दोगली नीति है जी, कांग्रेस की एक दोगली नीति है। एक तरफ दिग्विजय सिंह लगातार किस तरह के खत लिखे जा रहे हैं, मतलब उनको सुबह उठते हैं वो और उनको अन्ना की याद आती है और आरएसएस की याद आती है। वो आरएसएस से इतना ऑब्सेस्ड है, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। तो वो अपने आप में एक सोचने पर बात है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो अन्ना पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए वो खुद बीजेपी की मदद क्यों कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है? सवाल तो ये है। मैं इन बात का दो पॉइंट्स लाना चाहूंगी। पहला पॉइंट ये कि कांग्रेस जैसा भी बिल प्रस्तुत करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की है, वहां बैठे हुए 550 सांसदों की है कि उसमें अमेंडमेंट्स लाएं और एक स्ट्रांग लोकपाल विधेयक बनाएं। दूसरी बात आपने कही डरते क्यों है, आरएसएस का फोबिया क्यों है? नहीं है। जब आरएसएस के मोहन भागवत खुद खड़े होकर कहते हैं, जब वहां पर खड़े होकर गोविंदाचार्य कहते हैं कि मूवमेंट सक्सेसफुल होते ही नहीं अगर हम साथ नहीं होते, तो आपने क्यों नहीं उसको मना किया? क्यों नहीं डिनाइल करा आपने कि वी हैव नथिंग टू डू विद दीस फोर्सेस? आप भी कहिए रीता जी, उनको क्यों कहने दे रही है? ये फोर्सेस लगातार कहती जा रही है और आप चुप हैं। अगर आप चुप हैं तो इसके मतलब कि आपने उनका सक्रिय साथ दिया है। आप अपना नुकसान क्यों कर रही हैं? शाजिया जी, नहीं शाजिया, रीता बहुगुणा का एक बड़ा सिंपल सा सवाल था कि आप संघ के समर्थन या संबंधों को लेकर या बीजेपी के समर्थन को लेकर चुप क्यों? आप जवाब दे दीजिए उनको। जी बार बार आप मोहन भागवत का या कोई जोशी जी है उनका खत दिखाती है, अन्ना का खत क्यों नहीं दिखा पाई आरएसएस के समर्थन का? हम कह रहे हैं आपने अन्ना हजारे का खत तो दिखाया नहीं, आप तो आरएसएस से खत दिखाती फिरती हैं। अन्ना हजारे साहब का बहुत सम्मान है, समर्थन किया आरएसएस को, वो टीम उनको मिसगाइड करती है। यही मैं समझना चाहता हूं अन्ना हजारे साहब को वही अन्ना हजारे आरोप लगाती है कि आपका उनसे संपर्क है, संबंध है। आप क्यों नहीं श्रेय लेना चाहते अन्ना हजारे साहब? आप क्यों नहीं श्रेय लेना चाहते? मुख्तार अब्बास नकवी जी, लेकिन आपने टीम पर अटैक कर रही है, उससे भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपकी जो टीम है, आपने पहले अन्ना को अटैक किया, नकवी साहब माफी आप ही लोग को मांगनी पड़ी, प्रधानमंत्री ने सैल्यूट किया, अब आप टीम अन्ना को अटैक कर रही है, उससे भी आपको फायदा नहीं होगा। नो, मैं आपको बता दूं, भटकाने की और डालने की कोशिश करेंगे, इससे फायदा नहीं होगा। आप सच्चाई को स्वीकार करिए ना, कानून लाएं, आप सच्चाई को स्वीकार करिए, इंटेंशन दिखाएं, आप हमारी नियत पे मत आइए। कानून प्लीज डोंट कम ऑन आपका होगा। कांग्रेस पार्टी स्थिति नकवी साहब के लिए ठीक है, क्यों नकवी जी के लिए ठीक है, फाइटिंग कांग्रेस पार्टी है से नहीं होगा। बीजेपी आपके लिए तो बीजेपी इल्जाम लगा रहे हो, कुछ फायदा संघ को लेकर इल्जाम लगा शाजिया इल्मी और रीता बहुगुणा जोशी लड़ रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता की बात सुन लीजिए भाई, नकवी साहब आप खुश हैं इस लड़ाई से? सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब नकवी साहब को बोलने दीजिए। देखिए अजीत जी, देखिए अगर बीजेपी और आरएसएस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी आंदोलन को समर्थन किया तो वो कोई आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन को समर्थन नहीं किया है, एक चीज। दूसरी चीज जो रीता जी कह रही हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता आज सवाल पूछ रही है कि अब और कितने तेरे घर का एहतराम करूं, तुझे करूं, तेरे बच्चों को भी सलाम करूं। तो अब कितने दिन तक जो है वो पूरे परिवार के परिवार और उसके बाद बच्चे पोते और पोतियों, और आप कहेंगे कि जी बड़ा इस देश के लिए कुर्बानी है गांधी नेहरू परिवार की, इसलिए हमें सलाम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज जो है वो देश भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से उठ चुका है, आक्रोशित है, गुस्से में है, और इसलिए इस बात को समझना होगा। ये नहीं कि साहब हमारी कुर्बानी है इसलिए भ्रष्टाचार को झेलो। अभी तक मुझसे मैं एक जवाब की आपसे उम्मीद कर रहा था कि क्या टीम अन्ना आपके लिए पॉलिटिकल फैक्टर है। रीता जी एक मिनट, मैं ब्रेक पे जाने वाला हूं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि एक जवाब आपसे साफ साफ मिले कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में टीम अन्ना आपके लिए एक पॉलिटिकल फैक्टर है? क्या आपको घबराहट क्यों हो रही है? अगर वो आपको राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं कि वोट मत दीजिए कांग्रेस को, तो आप उन्हें राजनीतिक जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप भी तो उनको राजनीतिक, क्या कांग्रेस टीम अन्ना से डरती है? क्या कांग्रेस टीम अन्ना से डरती है? क्यों डरेंगे? हम उनका टीम इंडिया नहीं, टीम अन्ना। हम टीम सम्मान करती है तो बिल फिसलती हैं नकवी साहब। हम अपने पॉजिटिव कैंपेन को लेकर चल रहे हैं
और बहुत हम सम्मान के साथ कहना चाहते हैं। हाँ। अगर आप लोग कहते हैं कि वी आर इन अ डेमोक्रेसी, तो इसमें जनता की आवाज सर्वोपरि है। जनता की आवाज को सुनकर प्रधानमंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट बिल ला रही है, स्ट्रॉन्ग बिल ला रही है। भरोसा है कांग्रेस को कि ये फैक्टर जो है शीतकालीन सत्र से, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस देश की जनता राहुल जी को अपना नेता मानती है तो कोई कुछ भी कहे, चाहे कितना इल्जाम लगाए, इस आखिरकार जनता सर्वोपरि है। रीटा अगर जी, जनता उन्हें स्वीकार करती है रीटा जी, तो फिर अगर इन लोगों को भी उस पर विरोध पर क्या नहीं होना करें, ब्रेक लेना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक बाद शाजिया मैं लौट रहा हूं, लेकिन हम बात करेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर ये भरोसा है कि बिल आ जाएगा और पास हो जाएगा, तो क्यों ना कांग्रेस को एक मौका दिया जाए। कांग्रेस के को बाद, कांग्रेस को भरोसा के है बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद विवेक। तो हम लौट रहे हैं अपने सवाल पर। मुख्तार साहब आएंगे आपके पास। प्रोफेसर विवेक, हम ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या टीम अन्ना ने हिसार की तरह यूपी को इसलिए चुना कि कांग्रेस वहां पर पहले से ही कमजोर है? देखिए, अगर क्या जो आप ब्रेक में बता रहे थे कि इनका जो रोड मैप है वो उन जगहों पे है जहां कांग्रेस कमजोर है, लेकिन अगर आप बुंदेलखंड देखें, बांदा का जो इलाका है वो राहुल गांधी के लिए एक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। वहां पर वो 2008 से जा रहे हैं, 17 जनवरी 2008 से जा रहे हैं। कानपुर भी है जहां पर श्री प्रकाश जायसवाल केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, हिसार जहां तक आप बात कर रहे हैं, वहां तो अन्ना फैक्टर को मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अगर चौटाला को ले लेंगे तो 6000 से जीत हार का अंतर हुआ, और 6000 अगर मान लीजिए इधर हो जाता तो क्या अन्ना हार जाते? अगर ये मान लेते तब तो ठीक था। 6000 से मुझे नहीं लगता है कि वहां पर अन्ना का कोई इफेक्ट पड़ा। बीएसपी वहां नहीं लड़ी, 11% वोट था बीएसपी का, वो ट्रांसफर हुआ, और 6000 में कहीं ना कहीं जिसे कहना चाहिए बंटवारा हो गया। पर हम यूपी में मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो दल अपने संगठन के साथ नहीं है, उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, आप जब आप लड़ना चाहते हैं अगर भ्रष्टाचार से, तो आपका कार्यक्रम क्या है, उसकी भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, कौन से भ्रष्टाचार से आप लड़ना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि पार्टियां जो पार्टियां हैं वो अपने कैडर को, अपनी विचारधारा को, अपने दल को समायोजित नहीं कर रही हैं, और इसलिए एक पार्टी को इस तरह लग रहा है कि उन्होंने वॉकओवर दे दिया है, और वो पार्टी कहीं रोड शो नहीं कर रही है। मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूं, वो कहीं नहीं डर रही है। पर जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं इंटरनेट में सर्च करता हूं तो मायावती सरकार के खिलाफ 100 घोटाले आ जाते हैं सामने जी, उन्होंने उन पर भी आरोप लगाए थे। जब वो उनको बोल रहे हैं बिल्कुल, तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मजबूत नहीं करता, जिसका फायदा हो सकता है कि नकवी साहब को मिल जाए, कांग्रेस को भले ना मिले, सपा को मिल जाए। भारतवर्ष में जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जब हम जिक्र करते हैं करप्शन का, तो लोग ये कहते हैं मनमोहन सिंह पर कोई दाग नहीं है, उनके मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं। तो क्या ये बात मायावती पर लागू नहीं होती? मायावती पे डायरेक्ट कौन सा ऐसा जिसे कहने इल्जाम है, उनको करप्शन होना चाहिए। अब आपने कहा है तो नकवी साहब से भिड़िए। वो राजनीतिक हैं, उनकी भाषा कुछ और हो सकती है। एक बार भी आपका इनकम टैक्स, आपका सीबीआई, आपकी पुलिस आपकी, लेकिन आप एक बार हिसाब से तो फिर आप किसी के भी आरोप को खारिज कर सकते हैं कि पुलिस किसी की जांच एजेंसी की आरोप, अगर मनमोहन सिंह पे जब आरोप लगता है तो लोग क्यों नहीं मानते? 24 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है। 24 करोड़ रुपया एक साल में मायावती जी ने इनकम टैक्स दिया है। आप कह रहे हैं उनके पर व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अगर वो इनकम टैक्स दिया प्रवक्ता है बसपा के, प्रोफेसर साहब थोड़ा ध्यान करके ऐसा है, बीएसपी की राजनीति पर इनकी काफी अच्छी किताब भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए एक चीज जो मायावती जी ने अभी कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले नोएडा में कहा कि सोनिया गांधी जी ने मुझसे वायदा किया था कि मेरे ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा है उसको खारिज करेंगी या उसको वारा निवारा करेंगी, और इसलिए हमने समर्थन दिया उनको। एक चीज, और जब केंद्र में यूपीए की और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ताज कॉरिडोर का मामला जो है, जो करोड़ों रुपए के घोटाले का था, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है गवर्नर के माध्यम से। क्या बात कर रहे हैं? तो ये कॉरिडोर बाकायदा मुकदमा जीत करके आया है, ये तमाम बाकायदा मुकदमा लड़ा गया, मुकदमे में भरी हुए हैं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप इतनी जानकारी तो मुझको भी है भाई। आपको जानकारी, आप जेठमलानी जी से पूछिए कि वो लोग जेपी गए, बिल्कुल जल्दी विड्रॉ किया है, गवर्नर ने विड्रॉ किया है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी पता है भाई, थोड़ा सा
नहीं देखिए रीता जी एक आपसे सवाल है, एक सेकंड मैं बहस को फिर पटरी पर लाने की कोशिश करूं। रीता जी आपसे एक सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अगले 1-2 दिनों में नकवी साहब की बात का जवाब दूंगी। हाँ। पहले बार बार ये जो इंगित कर रहे हैं, हाँ। सीधी सी बात है कि सीबीआई के काम में कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर करती होती तो आज इतने मंत्री जेल में ना होते। दूसरी बात कि ये जो बार बार मायावती जी के भाषण की बात कह रहे हैं, इस समय मायावती जी बिल्कुल घबराई हुई नेता हैं, उनकी पार्टी डूब रही है, तो वो कुछ भी अपने वो वोटर्स को हमेशा झूठ सच बोलती रहती हैं। उनकी स्पीच में कभी सच्चाई होती ही नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी स्पीच में असत्य का वर्णन किया है। ठीक है, ये कोई भी राजनीतिक रीता जी मायावती पे डायरेक्टली रीता जी ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल, ये एक जनरल बात है। रीता जी हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की भी ऐसा कहा जा रहा है, पर सीधा आरोप लगाया है। जी बोलिए। सोनिया गांधी जी पर सीधा आरोप लगाया है और ये कहा है कि सोनिया गांधी जी ने नहीं, रीता जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी 1 नवंबर से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। दर्जनों बार टेस्ट कर चुका है वो, उनसे ज्यादा त्याग और उनसे ज्यादा ईमानदारी की ये बहस अब रहने दीजिए एक दूसरे के नेताओं के बारे में। ये तो मायावती सवाल उत्तर प्रदेश पर लाना चाहते हैं। रीता जी मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी 1 नवंबर से शायद यूपी में यात्राओं का नया दौर फिर से शुरू कर रहे हैं, एक तरह से संगठित रूप से कई तरह के रूट बनने वाले हैं, जिसका फैसला दिल्ली में जल्दी हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लोग, आपके कार्यकर्ता ये उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान रामदेव और टी मन्ना की जो लाइन है कि कांग्रेस को वोट ना देने की, उसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल लाइन लेंगे? जिस तरह से उन्होंने संसद में टी अन्ना हजारे के आंदोलन पर सवाल उठाए थे, कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं इससे कमजोर होती हैं, क्या राहुल गांधी या आपकी कांग्रेस सीधे सीधे उनसे लड़ाई में उतरेगी इस यात्रा के दौरान? देखिए, यात्रा नहीं, हमारा जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है और राहुल गांधी जी, हमारी केंद्र सरकार ने जिस तरह की धनराशि 1,70,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार को 5 वर्षों में दी और उसका कोई लाभ जनता तक नहीं पहुंचा, तो हमारा जो जनसंपर्क होगा वो 2 मुद्दों पर होगा। हम कांग्रेस की उपलब्धियों को और प्रदेश सरकार की में जो दुर्दशा 22 साल में हुई है, उसकी सच्चाई को उजागर करेंगे। और आप टीम अन्ना पर चुप रहेंगी? टीम अन्ना पे बिल्कुल चुप रहेंगी? लड़ना हमारा सबसे बड़ा हमारा संकल्प है। हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन हम किसी व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहते, किसी टीम से लड़ना नहीं चाहते। हम अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहते, मान लिया मैंने, ये अच्छी बात है, आपकी लाइन हो सकती है किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहती, पर वो व्यक्ति आपसे लड़ना चाहता है। वो उन्होंने कल अपने ब्लॉग पे लिखा है कि वो आएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में घूमने, वो खुद आ रहे हैं और उनकी टीम निकली हुई है। कोई बात नहीं करेंगे, उनके संदर्भ से हम कोई बात नहीं करेंगे। हम करप्शन की बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो इस समय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, अपराधीकरण राजनीति का, जो कानून व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, केंद्र के धन का दुरुपयोग है, हम उनकी चर्चा करेंगे। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलेंगे, हम जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे। आप कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं, प्रश्नों पे बात करेंगे। विवेक जी कह रहे हैं कि आप एक तरह से कह रहे हैं कि अन्ना हजारे फैक्टर नहीं है। मेरा रीता जी आपसे कहना है कि दिल्ली में दोस्ती और उत्तर प्रदेश में कुश्ती कैसे चलेगी? एक सेकंड, दिल्ली में दोस्ती और उत्तर प्रदेश में कुश्ती, ये कैसे चलेगी? सरकार तो आपने 3 बार मुख्तार भाई उनके गोद में बैठ के बना दी। आप तो प्लीज बोलिए मत, और आप फिर बनाओगे। आपको मौका मिला, आप फिर मायावती को बनाओगे। देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है केजरीवाल ने। तो मुख्तार साहब, आप तो मत बोलो प्लीज। चलिए, अब पुरानी फाइलें मत खोलिए एक दूसरों की। जो नई फाइल बन रही है अन्ना हजारे वाली फाइल, उसकी तो बात करें। रीता जी, एक तो जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये फैक्टर है कि नहीं ये लोग, ये या फिर आप भी वही कहेंगी जिस तरह से कि केंद्र में आपके मंत्री कहते रहे कि ये कौन है, 5 लोग आ गए हैं सिविल सोसाइटी वाले? भ्रष्टाचार फैक्टर है, भ्रष्टाचार फैक्टर है। टीम अन्ना फैक्टर है कि नहीं? भी कहते हैं, हम उसको गंभीरता से लेते हैं। मैं भी एक ही सवाल पर अटका हुआ हूं। अगर प्रोफेसर विवेक, ये डिनायल, इर्द गिर्द 20-50 लोग बोलते हैं, सामने जो शत्रु है, अगर उसको हम शत्रु के रूप में परिभाषित करें, चुनौती के रूप में, तो उसको स्वीकार करने में क्या समस्या है? नहीं, ये तो जिसे कहना चाहिए, देखिए पूरा इतिहास जिसे कहना चाहिए उस पार्टी का बार बार दिखाता है
कि न कोई नेता है, न कोई जिसे कह रहा है कार्यक्रम है, और न ही कोई मुद्दा है। नेता कैसे नहीं है? नेता तो है, नेता वहां भाई आप अपना नेता मानते हो, नेता हैं। राज्य में लीडरशिप, राज्य में जब राजनीति होगी तो वहां के लोकल लीडर्स मुद्दा उठाएंगे। आप बताइए दलितों का वहां प्रतिनिधित्व कौन करेगा, पिछड़ों का कौन? अब माई बाप की राजनीति नहीं चलेगी, अब लोग स्व प्रतिनिधित्व मांगते हैं, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। और उसकी क्या गारंटी है कि वो 100 प्रतिनिधित्व सिर्फ बीएसपी में ही मिल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल बीएसपी मिल रहा, मैं कह रहा हूं कि हर वर्ग, हर समाज अपना प्रतिनिधित्व मांगता है, और वो प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। पर और मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत नीचे से शुरू कर रही है, 20-22 सीटों से शुरू कर रही है, तो कोई भी चीजें उसको नुकसान कर सकती है। नहीं, वो नुकसान कुछ नहीं है, अगर अब वो 20 से नीचे जा ही नहीं सकती, अब वो कितना भी पाएगी तो ये उसकी बढ़ोतरी होगी। हाँ नकवी साहब, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली इस पार्टी ने कितने दलित विधायक चुने हैं, कितने जो है अल्पसंख्यक विधायक हैं, और कितने दलितों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए आज तक उन्होंने क्या काम किया है? आपको पता होगा 6 यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत मेहरबानी, 6 यूनिवर्सिटी तो वहीं बन गई है, 88,000 इसलिए 88,000 बीटीसी लोगों की नियुक्ति हुई, 1 लाख सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? बहुत याद है सर, आप मैं याद करके आया हूँ, इसी गौतम बुद्धा नगर में जब यूनिवर्सिटी बनती है तब आप लोग नहीं कहते, महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनती है गौतम बुद्धा नगर में, आप नहीं कहते हैं। जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता है गौतम बुद्धा नगर में, आप कुछ नहीं जमीन देखिए, क्या बात कर रहे हैं? जमीन में नौजवान बेरोजगार है, जमीन में दलित बिना धन के नहीं मिल रहा है, ट्राई कर रहा है। आप लोग जमीन में की अगर बात कर रहे हैं तो कल फॉर्मूला जब पिछड़ा तबका हो, जब फॉर्मूला आप लोग देंगे, आपने भ्रष्टाचार 40 वर्षों से कांग्रेस सवाल पर नकवी साहब, आप ये बताइए कि टीम अन्ना अगर घूम रही है तो किसे कमजोर कर रही है? किसी ना किसी, जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर कर रही है, किसे? देखिए, भ्रष्टाचार को कमजोर कर रही है, मूर्ति और माफिया और मुलजिमों की सरकार को कमजोर कर रही है। चलिए, आप मानते हैं कि बीएसपी को कमजोर कर रही है। रीता जी, आप मानते हैं कि टीम अन्ना बीएसपी को कमजोर कर रही है? देखिए, मैं ये मानती हूँ भ्रष्टाचार को कमजोर कर रही है। लिटमस टेस्ट होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, हम उससे लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और प्रोफेसर साहब से मुझे बड़ा दुख हुआ, जेएनयू के आप हैं, जो महिला 24 करोड़ रुपया अब एक इनकम टैक्स एक साल में देती हैं, आप कहते हो ईमानदार हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक भी पद बिना पैसे के नहीं मिल सकता, आय के स्रोत पर हमले कर रही है, बड़े अधिकारी मार दिए जाते हैं, और आय के स्रोत पर हमला कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है जितने लोग इतना बड़ा की बात। प्रोफेसर विवेक, शायद वो ये कहना चाहते हैं कि 24 करोड़ रुपया आप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये आय कहां से आया जो आपने इतना टैक्स दिया? वो शायद ये कौन सा व्यापार चला रहे हैं, बताना चाहिए ना। ये कौन सा माफिया व्यापार है जिसका अगर आय का टैक्स दे रहे हैं, स्रोत भी बता रहे हैं और उसका रीता जी, कई बार ये कहा गया आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जब मैंने बात की मैंने इस शो में आने से पहले, तो उन लोगों ने भी कहा कि हमें इतना भरोसा है कि जब खाद्य सुरक्षा बिल आ जाएगा तो हम अन्ना को रोक पाएंगे, अगर ये बिल आ जाएगा तो हम अन्ना को रोक पाएंगे। उनको इतना डर है कि अन्ना एक फैक्टर है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप जरा समझिए कि दिग्विजय सिंह क्यों आरएसएस से लिंक कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30-35 ऐसे जिले हैं जहां 35 से 40% मुसलमान हैं जो प्रभावित करते हैं। तो एक तरह से उनका ये जो बयान है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। से आप लोगों ने गलत समझा है जी, आपने गलत समझा है, आप सही कीजिए। सीधी सी बात है, हमने लिंक नहीं किया, खुद आरएसएस ने, बीजेपी ने अपने आप को लिंक किया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जहां तक बात है, देखिए, अन्ना जी का फैक्टर करप्शन का अहम था और रहेगा। हमें पूरा यकीन है कि जब हमारी पार्टी सूचना का अधिकार ला सकती है, जिसके वजह से इतने घोटाले खुले हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार एक सशक्त लोकपाल विधेयक को पेश करेगी। उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, जो होगा विचार होगा और पूरी पार्लियामेंट उसको पास करेगी। मैं सीधे कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के हालातों पर होगा, 22 साल के यहाँ के कार्यों पर होगा। देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री 1989 तक एक पर भी करप्शन का चार्ज नहीं है, और 22 साल में जितने मुख्यमंत्री आए, नहीं, आपके मुख्यमंत्रियों पर भी चार्ज रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ,
बोफोर्स से शुरू होकर के जगुआर तक चला जाएगा है और क्यों लेकर के आ रहे हैं? नहीं, वो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के वही मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अरे सबसे बड़े नारायण दत्त तिवारी जो थे, अब उनके मुख्यमंत्री थे पुराने, आखिरी थे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1989 में। उनके वहां से कार्यकाल निकाल के देख लीजिए। मैं भी अब कुछ पढ़ाई करने लगा हूं क्योंकि हमारे नेता आजकल काफी पढ़ाई करें। एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए नकवी साहब, रीता जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्दी आ रहे हैं। अन्ना साहब भी यही हैं और आप लोग भी यही हैं। टकराव हम भी देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दो 2009 में वो बदलाव की आंधी के अगुआ थे, हवाओं का रुख बदल रहे थे। 20 साल बाद यूपी में कांग्रेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। लोकसभा में 22 सीटें और इस लोकसभा चुनाव में 105 विधानसभा सीटों पे वो नंबर 1 थे। कांग्रेस को लगा कि अब यूपी का ताज उसका है। अगर आपने उत्तर प्रदेश को बदलना है, उत्तर प्रदेश में प्रगति लानी है और अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है, तो आपको एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। फिर एक बूढ़ा फकीर आया जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जो मंदिर में सोता था। वो लूट के खिलाफ खड़ा हो गया और देश उसके पीछे चल पड़ा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब आडवाणी भी अन्ना की फसल काटने निकले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ चला रहे हैं। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव भी रथ पे सवार कांग्रेस में सेंध लगा रहे हैं। योग से हीरो बने रामदेव यूपी में घूम घूम के कांग्रेस को हराने की अपील कर रहे हैं। और ये केवल हिसार की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में होगी उसकी महापराजय, उत्तराखंड में होगी, पंजाब में होगी और फिर पूरे भारतवर्ष में होगी। लेकिन हिसार में अन्ना की सिविल सोसाइटी ने कांग्रेस का विरोध किया और यूपी के लिए चेतावनी दी है, जिससे उसके सियासी निष्पक्षता पे सवाल उठे हैं। अगर आप सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, अराजनीतिक हैं, तो फिर एक पार्टी को हराने का आपने आह्वान क्यों किया? यूपी में सिर्फ राहुल मेहनत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो भी दलित के घर में खाने और सोने जैसे प्रयोग बार बार दोहराते हैं। उन्हें उससे बहुत आगे जाना होगा और चूंकि कांग्रेस आरोपी है, इसलिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता को यह विश्वास दिलाना है कि वाकई वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। रीता जी, अब आपके पास काफी मौका है बोलने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह की ही लाइन पे, वो लगातार अपनी लाइन पे टिके हुए हैं, बदल नहीं रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टीम अन्ना को या रामदेव को, अगर आप लोग राजनीति की बात करें तो चुनाव के मैदान में आ जाइए। हम ये बात अभी तक समझ नहीं सके पूरे इस 1 घंटे के दौरान कि दिग्विजय सिंह उन्हें चुनाव के मैदान में बुलाकर एक तरह से निमंत्रण तो दे ही रहे हैं ना कि आप आज ये लड़ते हैं, तो फिर आप लोग उनका जवाब राजनीतिक क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप ये कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं? रामदेव खुल के बोल रहे हैं महापराजय कराएंगे आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का 1/6 आबादी है और उत्तर प्रदेश 22 सालों से बहुत ही कुशासन के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस ने 1989 में जहां छोड़ा प्रदेश को, वहीं का वहीं खड़ा है और यहाँ पर माफियावाद हुआ, यहाँ पर राजनीतिक अपराधीकरण हुआ, यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। अन्ना की बात कर रहा हूं, मैं अन्ना की बात। जेलों के अंदर लोग मारे जा रहे हैं अधिकारी, और ऐसे में अगर अन्ना टीम ने यहाँ पर आकर फिर से एक बार बल दे दिया ऐसी ताकतों को जिन्होंने 22 साल इसको गर्त में प्रदेश को ढकेला है, तो इसके मतलब अन्ना की टीम चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सुधार ना हो। तो आप लड़ती क्यों नहीं? अगर आप यूपी के लिए मायावती से लड़ सकती हैं, तो टीम अन्ना से क्यों नहीं राजनीतिक लड़ाई लड़ रही? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, हम क्यों लड़े? वो लोग पॉलिटिकल है ही नहीं। जो पॉलिटिकल नहीं उनसे हम क्यों लड़े? उनका मुद्दा जो मुद्दा हमारे अन्ना साहब का, दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है। भ्रष्टाचार से हम लड़ते नजर आ ही रहे हैं। अकेले दिग्विजय तो भ्रष्टाचार से हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। प्रोफेसर विवेक, बहुत कम समय है, बहुत कम समय, कमिटमेंट है, हमारी गवर्नमेंट लड़ रही है, तो हम किसी व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहते। हो गया रीता जी, हो गया। सीधे से सीधे उत्तर प्रदेश को गर्त से निकालकर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाकर इसे रीता जी बस। हाँ, बहुत अच्छी बात कही रीता जी ने कि कांग्रेस ने जहां यूपी को छोड़ा था वहीं पर है। यानी कि हम लोग बचपन से उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट
सुनते सुनते गए, तो इसका मतलब वो पहले से बीमार था और वो आज भी बीमार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ाई जाएगी, जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो नुमाइंदगी पर, छठे पायदान पे छोड़ा था, नहीं मानते कि टीमन्ना का वहां कोई असर है। कोई असर नहीं है। बहुगुणा जोशी भी कह रही हैं कि व्यक्ति के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं है। बात क्या है कि सब अन्ना के बोए फसल को काटना चाहते हैं, मगर कोई अन्ना अन्ना नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन अभी पकनी शुरू हुई है, देखिए आगे होता है क्या। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं रालेगंज सिद्दी अन्ना जी से मिलने गया था, मैंने अन्ना जी से पूछा कि अगर शीतकालीन सत्र में भी ये सरकार कानून पारित नहीं करती है तो क्या करेंगे? तो अन्ना जी ने कहा फिर से अनशन करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि अन्ना जी को फिर अनशन करना पड़े? क्या आप लोग चाहते हैं कि वो फिर से अपनी जान दांव पे लगाएं? तो साथियों, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी जान आपके हाथ में है। अगर शीतकालीन सत्र के अंदर ये कानून पारित नहीं होता तो कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। मंजूर? क्या मैं अन्ना जी को वापस जाके कह दूं कि यूपी की पूरी जनता आपके साथ है? बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। इनकलाब, इनकलाब।